नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं CMICS संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर MPPSC के लिए यह रामबाण सीरीज। आप सभी ने देखा होगा कि लगातार कटऑफ बढ़ता जा रहा है। आपको 80 से ऊपर क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप यदि 85 प्लस प्रश्न सही करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीटें बहुत कम हैं और अगली बार कितनी सीटें आती हैं देखना होगा, लेकिन आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो 24 की हो या 25 की तैयारी। तो 85 प्लस प्रश्न हम कैसे सही करें, तो आपने सभी ने सिलेबस ज़रूर देखा होगा और इस MPPSC प्री के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है MP GK का। यदि आपकी MP GK पर सही पकड़ है तो आप इसको बहुत अच्छा ला सकते हैं। लेकिन MP GK में भी कौन से चैप्टर को हमें कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, पकड़ कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ ज़्यादा होते हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, या पूरा अनुभव बता रहा हूँ, वर्षों का अनुभव, पढ़ाने का अनुभव, खुद एग्ज़ाम देने का अनुभव। तो हम MP GK में महत्वपूर्ण हिस्सों पर जहाँ आपका स्कोर खींच सकते हैं, ये सीरीज उस पर फोकस रहेगी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों पर। मध्य प्रदेश में कई सारे साहित्यकार हैं, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक। हम सभी के अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो छोटे होंगे लेकिन बहुत ही कसावट के साथ होंगे और आपके स्कोर को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकारों पर। तो यहाँ पर एक साथ में यहाँ नाम लिखे हैं। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकारों पर, जिसमें कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर। इन पर हम जिन प्रश्नों की, जिन तथ्यों की हम बात करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हर बार साहित्यकारों से, रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, MPPSC प्री में कोई पास इसलिए नहीं होता है कि उसने बहुत कठिन क्वेश्चन को हल कर दिया हो, बल्कि कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं कि सरल प्रश्न को गलत कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न आता ही है साहित्यकारों से, रचनाओं से, ये हमें पता है। उसके बावजूद कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो आप ये सीरीज देखिए, यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न ना तो चूकेगा ना गलत होगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप वहाँ ऑप्शन देखते ही सही उत्तर को पहचान जाएंगे, कोई तुक्का नहीं, सीधे सही उत्तर आप जानेंगे। तो चलिए इन साहित्यकारों पर हम बात करते हैं। पहले साहित्यकार मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकारों में कालिदास। चलिए, पहली बात, स्थान उज्जैन। हालांकि कालिदास को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद रहा है, लेकिन MPPSC प्री के लिए आपको बिल्कुल बिंदास, कोई नहीं, कहाँ, उज्जैन। उज्जैन राज दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो देखिए किसके दरबारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आप गुप्त वंश पढ़ते हैं, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में, ध्यान रखना किसकी बात करते हैं हम, नवरत्न। आपने नवरत्न के नाम सुने होंगे। विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, घटकरपर, वररुचि, तो उनमें कालिदास। हालांकि कुछ इतिहासकार कालिदास को उज्जैन के विक्रमादित्य के दरबार में बताते हैं, वो जो गर्दभिल्ल वंश के हैं। यह आपने मेंस में भी देखा होगा कि गर्दभिल्ल वंश के राजा विक्रमादित्य के दरबार में भी कालिदास का नाम आता है, और यहाँ गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न में नाम आता है। तो MPPSC प्री में देखिए, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। MPPSC प्री में अगर ऑप्शन में आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही होगी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे, उनके नवरत्न में थे। अगर ये नाम ना हो तब हम चुन सकते हैं फिर वह
जो गर्दभिल्ल वंश के राजा विक्रमादित्य थे, जिसे पहला विक्रमादित्य कहा जाता है। तो कई बार आपको एमपीपीएससी प्री में, देखिए एक बड़ा स्कोर लाने का एक तरीका यह भी है कि एमपीपीएससी प्री में आपने देखा होगा पेपर किस प्रकार बनते हैं, ऑप्शन किस प्रकार आते हैं, कई बार क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कई बार हमें ऑप्शन देख के प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें इस ऑप्शन पर जाना चाहिए जहाँ पर सही होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे आपको 5 से 7 प्रश्न, क्योंकि एमपीपीएससी की आदत है, कई बार प्रश्न डिलीट होते हैं, उसका कारण क्या है, और कई बार वह उत्तर बदलती है, तो वहाँ पर आपको बहुत संभल के चलना होता है। तो चलिए, विक्रमादित्य के दरबारी थे, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये ना हो ऑप्शन तब फिर आप जाएंगे गर्दभिल्ल वंश के विक्रमादित्य पर। चलिए, दूसरा, उपाधि, कालिदास का टाइटल क्या, उन्हें क्या उपाधि दी जाती है? उन्हें कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लैंड में एक बहुत फेमस साहित्यकार रहे हैं। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में, अकबर के समय, जब अकबर भारत में था उस समय इंग्लैंड में शेक्सपियर था, और बहुत प्रसिद्ध उसने नाटक लिखे, एक से एक ड्रामा। और कालिदास भी अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कालिदास ने अन्य रचनाएं भी लिखी, लेकिन नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तुलना की जाती है शेक्सपियर से। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? महाकवि कालिदास को। ठीक है, तो फैक्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे मुख्य बिंदु पे आते हैं। देखिए, रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कालिदास की रचनाएं। चलिए, कालिदास की रचनाओं में आप देखेंगे 3 तरह की रचनाएं हैं। कालिदास ने महाकाव्य लिखा, खंडकाव्य लिखे और नाटक लिखे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाटक की वजह से वो प्रसिद्ध, उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, महाकाव्य है, खंडकाव्य है और नाटक है। अभी हम एक एक की बात करेंगे। 2 महाकाव्य है, 2 खंडकाव्य है और 3 नाटक। ये नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब एक एक की हम बात करें। पहली बात करते हैं कालिदास के महाकाव्य पर। ठीक है, आपके सामने ये 2 नाम, कुमार संभवम और रघुवंशम। तो पहले तो 2 नाम अच्छे से याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण, कि भाई कुमार संभवम किसका महाकाव्य है? कालिदास का। रघुवंशम के रचयिता तो कालिदास। अब देखिए, कुमार संभवम, प्रश्न कहाँ आपके और किस प्रकार से हो सकते हैं? कुमार संभवम किसकी स्टोरी है? कुमार मतलब कौन? कार्तिकेय। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कार्तिकेय की बात हो रही है। भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय। तो देखिए, प्रश्न क्या क्या बनते हो, पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शिव पार्वती विवाह का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में है? कुमार संभवम। शिव पार्वती विवाह, ध्यान रखना, शिव पार्वती विवाह का वर्णन कुमार संभवम में। कार्तिकेय के जन्म की स्टोरी कुमार संभवम में, क्योंकि आपको बस ये नाम याद रखिए, कुमार, कुमार मतलब कार्तिकेय, तो फिर आपको तुरंत इफेक्ट याद आ जाएंगे। शिव पार्वती का विवाह और कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय के द्वारा राक्षस के वध की पूरी स्टोरी किसमें है? कुमार संभवम में। कालिदास का महाकाव्य, कालिदास का पहला महाकाव्य, देखना प्रथम काव्य यही है कालिदास का, कुमार संभवम, यह भी बता दूं। अब देखिए, रघुवंशम। रघुवंशम नाम से स्पष्ट हो जाएगा किसकी स्टोरी होगी? भगवान राम के पूर्वजों की, भगवान राम की और राम के वंशजों की स्टोरी है। तो ये राम पर आधारित है। अच्छे से याद रहे कि कोई नाम बहुत क्लियर दिख रहा है, रघुवंशम, तो इसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं। इधर कुमार संभव में कुमार शब्द याद रखना, तुरंत फैक्ट याद आ जाएगा। तो कालिदास के ये 2 महाकाव्य, ये भी ध्यान रखना, कई बार 4 रचनाएं वह कालिदास की दे देंगे, लेकिन पूछेंगे इसमें से कालिदास का महाकाव्य कौन सा है, तब आप चुप मत करना, नहीं कई बार खंड काव्य पे आप टिक करके आ जाएं। एक एक प्रश्न मायने रखेगा आपके लिए, सीटें कम है। चलिए, खंड काव्य, कालिदास ने 2 खंड काव्य लिखे। महाकाव्य से ज़्यादा जो कालिदास ने अपनी क्षमता दिखाई है, प्रसिद्धि, वो खंड काव्य में दिखाई है। 2 खंड काव्य है, देखो 2 महाकाव्य थे, 2 खंड काव्य हैं। कौन सा? एक तो है मेघदूत
या मेघदूतम और एक है ऋतुसंहारम। मेघदूत, पहले हम इसकी बात करें, कालिदास का खंड काव्य। देखिए नाम से स्पष्ट है, मेघ, मेघ मतलब क्या, बादल, और दूत का मतलब क्या, संदेशवाहक, यानी कि डाकिया, मैसेज ले जाने वाला। तो मेघदूतम, यहां पर बादल संदेश लेकर जाते हैं, इसलिए इसका नाम लिखा है मेघदूतम। अब ये किसकी स्टोरी, देखो प्रश्न ये बन सकता है, कालिदास की किस रचना में बादलों को संदेशवाहक बताया गया, कौन है, मेघदूतम, नाम से स्पष्ट है। स्टोरी क्या है, यक्ष की और यक्षिणी की। यक्ष और उसकी प्रेमिका यक्षिणी दोनों बिछड़ जाते हैं। यक्ष अपना मैसेज बादलों के माध्यम से भेजता है यक्षिणी तक, क्योंकि उस समय साधन नहीं, तो यक्ष संदेश भेज रहा है बादल के द्वारा यक्षिणी तक। तो यक्ष यक्षिणी के विरह की गाथा है मेघदूतम। बादलों को संदेशवाहक बनाया मेघदूतम। तो ये आपको, अब देखिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको फैक्ट बताता हूं। कालिदास किसके दरबारी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, तो स्वाभाविक उन्हीं के दरबार में लिखी गई रचनाएं। लेकिन मेघदूत विक्रमादित्य के दरबार में नहीं लिखी गई, ये लिखी गई वाकाटक वंश के दरबार में। तो ये प्रश्न आपका बहुत आईएमपी हो सकता है, और कोई बताएगा नहीं, अच्छा पढ़ाने वाला भी आपको नहीं बताएगा, तो आपको फिर अचानक याद आएगा, नहीं आपको क्लास में ललित सर ने बताया था। तो देखिए मेघदूतम, ये रचना वाकाटक वंश के दरबार में लिखी गई। वाकाटक वंश, जिस समय गुप्त वंश था उसी समय वाकाटक वंश महाराष्ट्र में था, विदर्भ क्षेत्र में, नागपुर के आसपास। और इस वाकाटक वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विवाह संबंध हुआ था। कालिदास गए वाकाटक दरबार में, काफ़ी समय वहाँ रुके, उसी समय मेघदूत लिखा। तो मेघदूत की रचना कहाँ हुई, वाकाटक वंश के दरबार में, राजा प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मेघदूत की रचना वाकाटक राजा प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में हुई। अब देखिए वाकाटक वंश कहाँ था, महाराष्ट्र के विदर्भ में था। तो मेघदूत की रचना वैदर्भी शैली में हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत अच्छी किताबों में आपको फैक्ट मिलेगा, वैदर्भी शैली। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं एमपीपीएससी के प्रश्न हिस्ट्री और आर्ट कल्चर में बहुत बारीक बारीक आने लगे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए आपका प्रश्न ना चूके, बस आप सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि भले ही याद ना हो, जब आप 4 ऑप्शन देखें तो आपको हल्का सा याद आ जाए कि हाँ क्लास में सुना था, ललित सर ने बताया था। इतने में आप थोड़ा सा तुक्का मारेंगे तो तुक्का सही चला जाएगा। तो वैदर्भी शैली में रचना हुई मेघदूत की, क्यों, कहाँ लिखा, विदर्भ में, वाकाटक दरबार में, प्रवर सेन द्वितीय की यहाँ, यक्ष यक्षिणी की स्टोरी और बादल संदेश वाक्य। मेघदूत बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न है मेघदूत का जो पूछा जाता है एमपीपीएससी के लिए, बहुत आईएमपी है। कालिदास ने मेघदूत में किसके सौंदर्य के वर्णन किया, अमरकंटक। तो आपके लिए एमपीपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन आपको मिल जाता है मेघदूत में। ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत आईएमपी है, अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन मेघदूत में। चलिए दूसरा खंड काव्य है ऋतुसंहार। इसमें देखिए नाम से स्पष्ट है, ऋतुओं का वर्णन है, षट ऋतु वर्णन, षट ऋतु या षड ऋतु वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो आपको नाम से याद रहेगा, उसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है, ज़्यादा एमपी प्रश्न यहाँ है मेघदूतम में। फिर भी दो खंड काव्य हैं कालिदास के, आप याद रखिएगा। चलिए कालिदास के नाटक, ध्यान रखिए सबसे जरूरी पार्ट, कालिदास अगर इतनी प्रसिद्धि पाए हैं तो नाटकों की वजह से, इसीलिए तुलना विलियम शेक्सपियर के साथ की जाती है। कालिदास के 3 नाटक हैं, पहली बात। दूसरी चीज, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है, मालविकाग्निमित्र। सबसे पहले इसी की रचना हुई, ये प्रश्न है। प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र किस पर लिखा गया है, नाम देखो, 2 नाम है इसमें, एक है मालविका और दूसरा अग्निमित्र। तो इसका हीरो है अग्निमित्र शुंग, याद आया, पुष्यमित्र शुंग का बेटा, पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र शुंग।
और मालविका की स्टोरी है। विदर्भ की राजकुमारी थी मालविका, उनकी स्टोरी। तो अब याद आ जाएगा। देखिए अब बताइए कालिदास के किस ग्रंथ में शुंग वंश का इतिहास हमें मिल जाता है जानकारी? मालविका अग्निमित्र में, क्योंकि अग्निमित्र शुंग ही तो हीरो है इसका, तो शुंग वंश का इतिहास मिल जाएगा। तीसरी चीज, मालविका अग्निमित्र में यवन आक्रमण, ध्यान रखना, यवन आक्रमण की जानकारी मिल जाती। याद करो जब शुंग वंश का शासन था उस समय यवन आक्रमण हुआ था, इंडो ग्रीक अटैक, और कालिदास ने जब ये नाटक लिखा तो उसमें यवन आक्रमण की जानकारी है, क्योंकि यह शुंग वंश से संबंधित है। तो मालविका अग्निमित्र प्रथम नाटक किस पर लिखा गया है, किसकी जानकारी है? ठीक, चलिए विक्रमोर्वशीयम दूसरा नाटक। अब देखो ये किस पर लिखा गया है, इसमें एक नाम दिखेगा उर्वशी। तो उर्वशी और पुरुरवा, पुरुरवा व उर्वशी, ये स्टोरी भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी में आपको नाम दिख जाएगा, देखिए विक्रम और उर्वशीयम, तो इसमें उर्वशी नाम दिख रहा है, तो आप ऑप्शन देख के पकड़ जाएंगे कि हाँ पुरुरवा और उर्वशी की स्टोरी है। इस पर भी इतना ही ध्यान रखिए। ध्यान यहाँ रखिए आप ज़्यादा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के सभी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की सबसे महानतम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना यही है। कालिदास की अंतिम रचना यही है, ये भी फैक्ट, अंतिम रचना ध्यान रखना ये है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी स्टोरी है? देखो इसमें भी एक नाम दिखेगा, शाकुंतलम, शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत व शकुंतला भारत में बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है, दुष्यंत शकुंतला और उनके बेटे भरत। तो ये वाली स्टोरी आपको मिलती है दुष्यंत शकुंतला की। देखो नाम में ही मिल जाएगा शकुंतलम, शकुंतला, इससे आप ऑप्शन पकड़ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए दूसरा प्रश्न देखिए जो आपको मुझे बताना है। स्टोरी तो आप पकड़ गए, ये स्टोरी अभिज्ञान शाकुंतलम की कहाँ से ली कालिदास ने? तो ये स्टोरी ली है महाभारत से। महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो महाभारत पर आधारित स्टोरी है। फिर ये इतनी प्रसिद्ध रचना है कालिदास की कि जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत की किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया। आपको एक नाम याद होगा, सर विलियम जोन्स, ध्यान रखना, सर विलियम जोन्स इसका अनुवाद करते हैं 1789 में, अंग्रेजी में अनुवाद किया। ध्यान रखना पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया 1789 में, जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और फिर यूरोप की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। ध्यान रखना 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ इसका, तो बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पर यह फैक्ट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैंने बताया किस पर, महाभारत पर आधारित स्टोरी है। इसी से मुझे एक फैक्ट और याद आ गया है, अभी मैंने बताया था कालिदास का जो खंड काव्य था, खंड काव्य मेघदूत, तो कालिदास को मेघदूत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका भी एक फैक्ट ध्यान रखना, मेघदूत लिखने की प्रेरणा विक्रमादित्य के ही दरबार में एक विद्वान थे नवरत्न में, घटकरपर, घटकरपर, ध्यान रखना कालिदास भी नवरत्न में से एक थे, घटकरपर भी नवरत्न में था। घटकरपर की कविता, उनके काव्य से प्रेरणा मिली। ध्यान रखना घटकरपर ने एक लंबी कविता लिखी, उससे प्रेरणा मिली कालिदास को, और उन्होंने इस पर फिर मेघदूत लिखी। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा, घटकरपर की कविता से प्रेरणा मिली मेघदूत लिखने की। चलिए, तो ये कालिदास की सभी रचनाएं, महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक, आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको इसी तरह मध्यकालीन, आधुनिक, लोक साहित्यकार और एमपी के दूसरे चैप्टर भी उपलब्ध होंगे, आपका स्कोर बढ़ा देंगे। चलिए, भर्तहरि, तो मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों में एक महत्वपूर्ण नाम भर्तृहरि, काफ़ी चर्चित नाम। जन्म उज्जैन, इनका संबंध कहाँ से? उज्जैन से है। अभी क्यों देखिए आपको पता चलेगा। ये उज्जैन में
गर्दभिल्ल वंश से संबंध, ध्यान रखना आप मेंस में पढ़ते हैं, उज्जैन में एक वंश था गर्दभिल्ल वंश, राजा गंधर्व सेन, उसी राजा गंधर्व सेन के बड़े बेटे हैं भर्तहरि। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं भर्तहरि। तो अब आपको याद रहेगा, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, राजा गंधर्व सेन के बड़े पुत्र भर्तहरि किस वंश से संबंधित हैं? गर्दभिल्ल वंश से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ठीक, आपको याद रहेगा जन्म उज्जैन, लेकिन इनकी साधना स्थली, इन्होंने साधना कहाँ की? तो देखिए चुनार, उत्तर प्रदेश। अब आप सोचेंगे तो राजा का पुत्र और ये साधना और कहाँ चले गए? भर्तहरि भी राजा बने, गंधर्व सेन के बाद भर्तहरि ही राजा बने थे, लेकिन मात्र 13 वर्ष शासन किया और इन्होंने फिर राजपाट छोड़ दिया, अपने भाई विक्रमादित्य को दे दिया और ये चले गए संन्यास लेकर। और कहाँ गए? साधना स्थल देखिए चुनार। पहले उज्जैन में तपस्या की, फिर गए चुनार, चुनार में पूरा जीवन बिताया। और जब इनका अंतिम समय आया, तो देखिए कहाँ गए? समाधि सरिस्का चले गए, राजस्थान। तो यहाँ इनकी समाधि स्थल है। तो भर्तहरि पर यह प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, जन्म कहाँ से? उज्जैन, साधना चुनार, और समाधि कहाँ है? सरिस्का, राजस्थान। किस वंश से थे? गर्दभिल्ल वंश से थे। किसके पुत्र? राजा गंधर्व सेन के पुत्र। गंधर्व सेन को गर्दभिल्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना, राजा गर्दभिल्ल भी कहते हैं। किसके भाई हैं बड़े? राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। ठीक, चलिए अब आइए मुख्य चीज पर। भर्तहरि की रचनाएं, आपके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। देखिए प्रश्न संभावना बहुत है पूछने की हाथ से, क्यों है? क्योंकि मेंस में भी जुड़ा हुआ बहुत हिस्सा है, गर्दभिल्ल वंश वहाँ भी जुड़ा है मेंस में, इसलिए याद रखिए ये प्री में काम देगा, मेंस में भी आपको कई बार 2-3 नंबर काम दे जाएंगे। रचनाएं, भर्तहरि की रचनाएं, सबसे प्रसिद्ध रचना है त्रय शतक। ध्यान रखना, त्रय शतक। त्रय मतलब 3, त्रय मतलब 3, शतक मतलब 100 से अधिक श्लोकों की रचनाएं हैं। त्रय शतक, 3 रचनाएं ऐसी लिखी। देखिए कौन सी? एक नाम यहाँ छिप गया है, मैं लिख देता हूँ, श्रृंगार शतक। देखो बिल्कुल क्रम से, पहले श्रृंगार की बात की, श्रृंगार शतक, श्रृंगार के बाद नीति की बात की, नीति शतक, और अंत में वैराग्य लिया, वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, तीनों को मिला के कहते हैं त्रय शतक। तो भर्तहरि की प्रसिद्ध रचना, ये ध्यान रखना, शतक याद रखिए, 3 शतक हैं, श्रृंगार, नीति और वैराग्य, बिल्कुल क्रम से है, जीवन में श्रृंगार, नीति और वैराग्य, तब याद रहेगा। चलिए अन्य रचना, क्योंकि ये तो आपको सामान्य किताबों में, देखो एमपीजी के आप पढ़ रहे हैं, पीएससी, एमपीपीएससी प्री, तो मैं एक चीज़ बता दूं, एमपीजी के प्री पर कोई भी ऐसी किताब नहीं अभी तक कि मैं जिसको कहूँ संपूर्ण है। आप खुद भी जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए हर स्टूडेंट 2-2, 4-4 एमपीजीके की किताबें लेकर बैठा रहता है। इसीलिए मैं पूरी सीरीज लेकर आया हूँ, सारी चीज़ें आपका समाधान की सारी चीज़ें आपको एक जगह मिले, याद हो जाए और आपका स्कोर बढ़े। उसी पे प्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, मेंस पर भी आपको एमपीजे के सबसे बेहतर कंटेंट और प्रेजेंटेशन मिलेगा मेरी ओर से। चलिए अन्य रचनाएं देखिए, भर्तहरि की अन्य रचनाएं, महाभाष्य दीपिका। याद करना, आप सोचेंगे यार ये याद कैसे कर, याद नहीं, सिर्फ सुन लीजिए, देख लीजिए, वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, बत्ती जलेगी, ललित सर ने आप कहीं न कहीं बताया था, तो वहाँ पर ये 2-4 तुक्के से ही चले जाएंगे। महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्रवृत्ति और वेदांत सूत्रवृत्ति। देखिए याद करने का तरीका बता दूं कि आप देखिए तुक्का भी लगाएंगे तो उसमें रीजनिंग होनी चाहिए। ये मैं बहुत अच्छा अनुभव बता रहा हूँ, 90+ स्कोर का अनुभव खुद का बता रहा हूँ। आप जरा सोचिए, भर्तहरि ने लिया संन्यास और फिर दार्शनिक एकदम बन गए। तो देखिए रचनाएं, देखिए रचनाओं का नाम देख के आपको लग जाएगा दर्शन शास्त्र में एकदम डूबी हुई रचनाएं हैं। आप ऐसी रचनाओं में कालिदास पे लगाएंगे टिक? नहीं, उनकी बिल्कुल नहीं लिखी। क्या आप ऐसी रचना आचार्य के ऑप्शन में मान लीजिए केशवदास है? संभव ही नहीं, वो तो रीतिकाल के हैं, श्रृंगार पे लिख रहे हैं। पद्माकर आप कभी निशान नहीं लगाएंगे उस पर। आधुनिक काल का साहित्यकार तो देखते ही आप बाहर कर देंगे। तो बचे कौन से? गिने चुने यही साहित्यकार बचे, तो वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इनकी रचना भर्तहरि की दिखी जाएगी दर्शन शास्त्र में डूबी हुई। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रीजनिंग भी लगाएंगे तो आपका तुक्का
99% सही जाने के चांस होते हैं। चलिए, तो ये याद रखिएगा रचनाएं भर्तहरि की, है ना। हम बाणभट्ट, देखिए मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट कन्नौज शासक हर्षवर्धन के दरबारी। ध्यान रखिए कि कवि बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन आप इतिहास में पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश के राजा थे, पुष्यभूति वंश के राजा थे। ठीक, पहले दिन की राजधानी थी हरियाणा के थानेश्वर में, लेकिन इन्होंने बाद में राजधानी बने कन्नौज में। तो ये कन्नौज दरबार में देखिए कौन है? बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन के दरबार में किस वंश के थे? ये पुष्यभूति वंश के थे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आपको दिमाग में आइडिया रहे, याद रखना आसान रहे। चलिए ठीक है, अब देखिए मेन चीज, उपाधि। बाणभट्ट की उपाधि, टाइटल क्या मिला इनको? कवि चक्रवर्ती। हम राजाओं को सुनते हैं चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती। यहां देखिए कवि चक्रवर्ती किसने दी? खुद हर्षवर्धन ने उपाधि थी। ठीक, फिर एक और देखिए उपाधि, क्या कहा जाता है बाणभट्ट को? साहित्य के वनांचल का केसरी। केसरी मतलब शेर, लायन, कि साहित्य के वन, जंगल का शेर, साहित्य के वन अंचल का केसरी। क्यों कहते हैं भाई? प्रकृति चित्रण के कारण। सोचिए प्रकृति का चित्रण कितना अच्छा है कि उनको ये टाइटल मिल गया, साहित्य के वन अंचल का केसरी। ये दो उपाधि ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखिएगा कवि चक्रवर्ती वाली उपाधि हर्ष ने दी, ये वाली है ना, ये वाली नहीं। ये तो फिर बाद में साहित्यकार धीरे धीरे बोलने लगते हैं। तो ये किसको कहा जाता है वन अंचल का केसरी? बाणभट्ट को। कवि चक्रवर्ती की उपाधि किसको मिली? बाणभट्ट को। किसने दी? हर्षवर्धन ने दी। किस वंश का था हर्षवर्धन? पुष्यभूति वंश का था। चलिए अब आइए मुख्य चीज पर, क्या है? रचनाएं। बाणभट्ट की रचनाएं, और देखिए रचनाएं भी आप, हर्षचरित, बाणभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना हर्षचरित, नाम से स्पष्ट देखिए, हर्षवर्धन की प्रशंसा, उसका वर्णन। क्यों? दरबार किसका था? हर्षवर्धन का, याद रहेगा, इसमें कोई अलग से सोचना ही नहीं, हर्ष के ही दरबार में है। तो हर्षचरित। कादंबरी, ये याद रखिएगा, बहुत फेमस, बाणभट्ट की बहुत प्रसिद्ध रचना है कादंबरी। और देखिए इसको क्यों याद किया जाता है? विश्व का पहला उपन्यास कहा जाता है इसको। संस्कृत में है लेकिन उपन्यास शैली में है, तो विश्व का प्रथम उपन्यास की तरह माना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई किताबों में लिखा है, पूछ सकते हैं। तो कादंबरी, हर्षचरित कादंबरी बाणभट्ट की रचना। चलिए इधर आइए, अब अन्य रचना, ये दो तो आपको मिल जाएगी, किताबों में मिल जाती है, लेकिन ये तीन भी याद रखें, क्योंकि मैंने कहा ना अब MPPSC पूछने की चीज़ अलग हो गई थोड़ी सी, इधर पूछ लेगा आप ये ढूंढते रह जाएंगे। चंडी शतक, पहली चीज चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ी तक। मुकुट ताड़ी तक मतलब मुकुट तोड़ दिया, पैरों से मुकुट तोड़ दिया भीम ने। तो मुकुट ताड़ी तक किसकी रचना? बाणभट्ट की। पार्वती परिणय किसकी रचना? बाणभट्ट की। चंडी शतक किसकी रचना? बाणभट्ट की। ये तीनों रचना, ठीक है, याद रहेगी। दो तो बहुत फेमस आप इतिहास में पढ़ते हैं, हर्षचरित कादंबरी, ये तीन भी नाम थोड़े याद कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये चंडी शतक, इसमें शतक शब्द है तो कंफ्यूज मत हो जाना वो भर्तहरि की रचना से। उत्तरायण शतक अलग है, तीनों, श्रृंगार नीति और वैराग्य शतक वो भर्तहरि वाली रचना है। ये चंडी शतक है, ठीक है, ये बाणभट्ट वाली है। चलिए, तो बाणभट्ट की रचनाएं। अब भवभूति, चलिए, मध्य प्रदेश के रचनाकारों में एक नाम भवभूति। चलिए फटाफट देखते हैं, और ध्यान रखिए सारी चीज़ें आपको यही मिल रही है, आपको इसके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं, आपका स्कोर उड़ जाएगा। जो मैं आपको MP यहाँ पर दूंगा, MP GK का, चाहे प्री हो या मेंस, आपका पूरा 100% काम होगा। भवभूति
कहाँ से संबंधित है? पद्मपुर। पद्मपुर महाराष्ट्र के निवासी। इतना ध्यान रखिए कि भाई भवभूति का संबंध कहाँ से, 4 ऑप्शन रहे अलग अलग, तो आप मध्य प्रदेश का जिला ढूंढते रह जाएं। यही तो ये ध्यान रखें, पद्मपुर से संबंधित रहे। ठीक है। मूल नाम श्रीकंठ। किस कवि साहित्यकार का मूल नाम श्रीकंठ था? भवभूति। दार्शनिकों में ध्यान रखना, नाम तो श्रीकंठ था, बाद में भवभूति भी हुआ, लेकिन जो दार्शनिक हैं, दर्शन शास्त्र वाले लोग, उनके बीच इनको किस नाम से जानते हैं? अम्बेक के नाम से जानते हैं। अच्छे याद, बहुत आईएमपी प्रश्न बनता है कि कौन से साहित्यकार दार्शनिकों के बीच अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध थे या जाने जाते, तो वह भवभूति। अब देखिए, थे तो पद्मपुर महाराष्ट्र उधर के निवासी, लेकिन जो जीवन बीता या दरबार में कहाँ रहे? कन्नौज। ध्यान रखिए, वही हर्षवर्धन वाला कन्नौज। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में थे। अब देखिए, ये है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कन्नौज का इनका पूरा शासन मध्य प्रदेश में भी रहा। तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन, ये कब आए? हर्षवर्धन की मृत्यु के 75 साल बाद यशोवर्मन आया, कन्नौज का राजा, उत्तर प्रदेश कन्नौज। वो साम्राज्य बड़ा था, तो वहाँ के यशोवर्मन के दरबारी, ध्यान रखना कई बार कंफ्यूज मत होना, ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन है। एक मध्य प्रदेश में भी आते हैं यशोधर्मन, वो मंदसौर के राजा थे, ओलिकर वंश के थे, दसपुर के यशोधर्मन, वो अलग है। ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन बहुत प्रतापी रहे, और इनके दरबारी थे भवभूति, है ना। तो हर्षवर्धन से लगभग 75 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। आपको याद रहेगा, भवभूति भी कन्नौज में थे, बाणभट्ट भी कन्नौज में थे, लेकिन समय काल अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उपाधि भारत का मिल्टन कहते हैं। अब कई बार आप रट लेते हैं, किताब पढ़ाने वाले भी रटा देते हैं, कहो भाई मिल्टन, तो भारत का मिल्टन तो कहते हैं, लेकिन मिल्टन एक बहुत फेमस राइटर कवि रहे हैं यूरोप के, ब्रिटेन के, जॉन मिल्टन, है ना। तो जैसे कालिदास की तुलना विलियम शेक्सपियर के साथ की जाती, तो इनकी रचनाओं का जो तालमेल बैठता है जॉन मिल्टन के साथ, इसलिए इनको भारत का मिल्टन कहते हैं। चलिए, तो ये मुख्य तथ्य। अब आइए मुख्य चीज पर। भवभूति की रचनाएं, भवभूति की रचनाएं, देखिए यहाँ पर 3 रचनाएं हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली रचना का नाम देखिए, मालती माधव, सबसे प्रसिद्ध रचना, भवभूति को अमर कर दिया मालती माधव ने, मालती माधव रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना। दूसरी रचना देखिए, महावीर चरित, महावीर चरित। अब ये नाम देख के ये सब कई बार बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्लास में पूछ महावीर नाम सुन के कि भाई जैन लिटरेचर की होगी, जैन धर्म। ये महावीर चरित रामायण पर आधारित है, देखना राम कथा पे है। महावीर चरित राम कथा पे, किसकी रचना? भवभूति की। पहले 3 नाम देख लीजिए, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ये 3 रचनाएं भवभूति की है। ठीक, सबसे प्रसिद्ध मालती माधव, महावीर चरित रामायण पर आधारित है, और उत्तर रामचरित, देखिए ये स्टोरी वो जब सीता का बाद में जो त्याग कर दिया जाता है और फिर जो दुखों में रहती है, तो ये वो स्टोरी है ना, रामायण का ही अगला पार्ट है। तो उत्तर रामचरित देखिए, तो देखिए क्या है, दुखांत नाटक है, क्योंकि सीता दुख उठा रही है, तो दुखांत नाटक है उत्तर रामचरित। ठीक है, चलिए, तो भवभूति की 3 रचनाएं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ये नाम तो बिल्कुल दोनों मिल कनेक्ट ही होते हैं। मालती माधव सबसे प्रसिद्ध नाम, याद रखिएगा। चलिएगा, तो आपके एक नाम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में राजशेखर, बहुत महत्वपूर्ण नाम, क्योंकि आपको कई किताबें दूसरे नाम तो बता देती है, कालिदास, भर्तहरि, बाणभट्ट, राजशेखर पर उतना अच्छे से बता नहीं पाती है। और इस आजकल प्रश्न मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय इतिहास से, क्षेत्रीय कला संस्कृति और साहित्यकारों से पूछे जाते हैं। तो देखिए नाम राजशेखर, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में एक बड़ा और प्रमुख नाम राजशेखर,
तो मैंने आपको पहले कहा कि एमपी आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं प्री के लिए, यहाँ तक कि मेंस में आपके 2 मार्कर भी काम कर जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते रहिए, आपका स्कोर बिल्कुल 85 से ऊपर ही खींचना है। चलिए हाँ, मैं आपको एक प्रश्न मुझे पूछना था। अभी हमने बाणभट्ट पढ़ा, मध्य प्रदेश में बाणभट्ट के नाम पर परियोजना, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक नहीं बल्कि 4 परियोजनाएं हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बाणभट्ट पर कौन सी परियोजना है, कहाँ है और क्या परियोजना है। ठीक है, चलिए। राजशेखर एक प्रसिद्ध राइटर, साहित्यकार, दरबारी। प्रश्न यहाँ बनता है किसके दरबारी थे। देखिए क्यों यूनिक है, आपको आशा 2 दरबार में रहे। राजशेखर 2 दरबार में रहे, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबार में रहे और कलचुरी वंश के दरबार में रहे। 2 नाम अच्छे से ध्यान रखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबार में रहे और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के दरबार में रहे। अब देखिए, आपको याद होगा गुर्जर प्रतिहार वंश कब आता है, जब गुप्त वंश समाप्त हो जाता है, हर्षवर्धन भी समाप्त होता है। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना आप देखते हैं मध्य प्रदेश का भाग, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर आया गुर्जर प्रतिहार वंश। इनकी राजधानी कन्नौज, ग्वालियर, उज्जैन अलग अलग रही। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में राजा थे महेंद्रपाल प्रथम, उनके दरबारी थे राजशेखर। प्रश्न, राजशेखर किसके दरबारी, किस गुर्जर प्रतिहार राजा के दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। फिर उनका बेटा महिपाल प्रथम वहाँ रहे, इन दोनों के गुरु भी थे। तो महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजा के दरबार में रहे, उनके गुरु थे राजशेखर। फिर क्या हुआ, ये दरबार छोड़कर चले गए यहाँ। त्रिपुरी का कलचुरी वंश, जो जबलपुर क्षेत्र, ये वही कलचुरी वंश है जिसकी स्थापना कोक्कल ने की थी। कोक्कल प्रथम उसने की थी इस वंश की स्थापना। और इस कलचुरी वंश में एक राजा रहे युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम के दरबार में रहे ये राजशेखर, और इन्होंने तो इनको उपाधि भी दी थी, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन अभी देखिए, तो 2 वंश के दरबार में रहे राजशेखर। अब आइए रचना पर, है ना, ये 2 वंश याद रखिएगा, राजा का नाम भी याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ पर। चलिए अब बात करूँ मैं रचना की। राजशेखर की रचनाएं देखिए, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। मुझे चांस यहाँ ज़्यादा लगता है क्योंकि आजकल वह मध्य प्रदेश में बिल्कुल भीतर उतर के प्रश्न पूछ रहा है। तो काव्य मीमांसा राजशेखर की देखिए बहुत ही प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर की देखिए एक बहुत प्रसिद्ध रचना कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। और यहाँ तो डबल प्रश्न बनता है, कलचुरी वंश का वर्णन। अब देखिए क्यों किया होगा, किसके दरबार में रहे? कलचुरी वंश के राजा युवराज देव प्रथम के दरबार में रहे। तो आपको तुरंत याद, अच्छा कलचुरी वंश का वर्णन कौन साहित्य का? राजशेखर कर सकते क्योंकि वहीं थे। और उनकी रचना देखिए कर्पूर मंजरी। थोड़ा भी आपको हिंट याद आया तो आप उत्तर ऑप्शन देख के पकड़ लेंगे। बाल रामायण, रामायण की स्टोरी पर आधारित है बाल रामायण, और बाल भारत महाभारत पर आधारित है, नाम से स्पष्ट है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बाल भारत को प्रचंड पांडव कहते हैं, इस रचना को प्रचंड पांडव भी कहते हैं। तो अब याद रखिएगा, राजशेखर की रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, है ना, और बाल भारत। कलचुरी वंश का इतिहास राजशेखर की किस रचना में? ध्यान रखना, कई बार देखिए मैं आपको बहुत अच्छे अनुभव बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप तो हम पहचान लेंगे, लेकिन कई बार दुविधा कहाँ होती है, चारों ऑप्शन एक ही रचनाकार के होंगे। जैसे प्रश्न पूछा कि राजशेखर की किस रचना में कलचुरी वंश का इतिहास है, चारों ऑप्शन राजशेखर के हैं। वहाँ पर आप कई बार उलझ जाते हैं कि चारों आपको वही दिखने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि ये होगा ये होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका जो रिवीजन काम करता है,
कि अगर 2 बार रिवीजन आपका है, 3 बार रिवीजन है, तो फिर आप आराम से फिर वहाँ पर छाड़ देते हैं। चलिए विशेष देखिए, कर्पूर मंजरी, यही कर्पूर मंजरी जिसमें कलचुरी वंश का इतिहास मिल जाता है हमें थोड़ा सा, है ना, ऐसा नहीं कि पूरा कुछ है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखी गई, ध्यान रखना, बाकी संस्कृत में, ये प्राकृत में है इसलिए इसको राट्टक भी कहते हैं, राट्टक, क्योंकि प्राकृत में लिखी गई रचनाओं को संभवतः उस समय राट्टक कहा जाता था, इसको राट्टक कहा गया है, राट्टक कर्पूर मंजरी। ठीक है, बस इतना देख लीजिए, प्रश्न आएगा तो आपको तुरंत हिंट होगा। चलिए बात करूं अगली, इसी में कुछ और है, देखिए राजशेखर की अन्य रचनाएं, अभी मैंने जो बताई थी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत, उसके अलावा ये 3 नाम याद रखिए, 3 नाम यह भी याद रखिए। इसमें जो सबसे फेमस नाम ये है विद्वशाल भंजिका, ये प्रश्न बन सकता है। विद्वशाल भंजिका किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। हर विलास किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। और भुवन कोश, भुवन कोश किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। तो चलिए, बहुत है ना, आपके लिए पूरी मेहनत करके मैंने ये सारा कंटेंट बहुत अच्छे सरल तरीके से बनाया ताकि आपको देखकर याद हो और सारे आईएमपी फैक्ट मिल जाएं, और जब मैं उसको बोलूं तो आपको दिमाग में वो अच्छे से याद रहे। चले स्टोरी, आपका एमपी जीके का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, तो ये तो हमारे मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन जो साहित्यकार हमारे यहाँ राजशेखर पे कंप्लीट होते हैं। मैंने सारे वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ, मध्यकाल वाला, आधुनिक वाला, ताकि वीडियो छोटा रहे और आपके लिए देखने लायक रहे। तो हमने प्राचीन कालीन साहित्यकार पढ़ लिए हैं, अगले वीडियो में मध्यकालीन साहित्यकार, फिर आधुनिक कालीन और लोक साहित्यकार। आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और आधुनिक कालीन साहित्यकारों में मैंने इतनी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं छांट कर रखी है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। और एक बार साहित्यकार हो जाएंगे जो चारों वीडियो, तो हम इसके प्रश्न वाला एक लेक्चर लेके आएंगे ताकि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फटाफट बात कर सकें। इसी तरह और भी एमपी जीके के चैप्टर आपको मिलेंगे, एमपी हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, है ना, मध्य प्रदेश की मिट्टी हो या जहाँ जहाँ, देखिए मैं वो चैप्टर लेके आऊँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, संभावना सबसे अधिक है, वहाँ मैं आपका प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। और सिर्फ प्री ही नहीं, मैंने कहा ना एमपी जीके मेंस के लिए भी हर संभव आपके लिए बेहतर कंटेंट और प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा। तो फिलहाल इतना ही, आप इसको लाइक करें और जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि आप मेरा जितना उत्साह बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर कंटेंट और चीज़ें आपको उपलब्ध होगी, मैं स्पष्ट कर दूं। तो इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आपको ये चीज़ें नियमित मिलती रहेगी, आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।